गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। अभी साउंड आ रहा होगा। हाँ जी, ठीक है सर। जून का आज लास्ट पार्ट रहेगा आपका, तो जून का जो करंट अफेयर्स है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट जुलाई, है ना। फिर हम लोग आपका जुलाई 2024 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द जून क्वेश्चन। ठीक है, तो जून के क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं। जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल कहाँ तक हो गया था सर आपका? ये क्वेश्चन नंबर 88 कर लिया था। Which of the following cities has made history by becoming the first UNESCO City of Literature in India? Right. Which of the following cities has made history by becoming the first UNESCO City of Literature in India? Gwalior, Jaipur, Varanasi, and Kozhikode. हाँ जी, कल हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर क्या था आपका? कोझिकोड था। लास्ट हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की बात करी थी, अर्बन 2.0। ठीक है, उसका आपका नया इनिशिएटिव ऐड हुआ है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। ऑल राइट, तो 95 के बाद बस गिने चुने क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 96 से। 96 कह रहा है, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन Indian government has monetized assets worth how much under National Monetization Plan in 2023 से 2024? As per recent information, Indian government has monetized assets worth under how much under National Monetization Plan in 2023 से 2024? चार ऑप्शन दिए सर आपका, 2.3 लाख करोड़, 1.82 लाख करोड़, 1.56 लाख करोड़, या फिर 1.20 लाख करोड़। पॉलिटी का सर जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो पार्ट है, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक, है ना। नेक्स्ट वीक में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, और आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास दिस संडे। ठीक है, तो उस पार्ट को कवर अप करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर इज 1.56 लाख करोड़। तो जो आपका ये अमाउंट है, ये अमाउंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना था नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, ये सॉरी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये बेसिकली है क्या? ठीक है, देखो इसका मेन पर्पस ये है कि सरकार क्या करेगी, जो उसके गवर्नमेंट रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो कोर एसेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे देंगे। जैसे रोड हो गए, मान लो पूरा रोड उठा के दे दिया कोई हाईवे का हिस्सा, तो उधर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना, वो कोई प्राइवेट कंपनी उसको हैंडल करेगी। या फिर रेलवेज, ठीक है,
जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसको वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे रहे हैं ओवर ए 4 ईयर पीरियड। ठीक है, तो जब लीज पर देंगे कुछ तो अर्निंग भी करेंगे, तो वो जो अर्निंग है वो अर्निंग आपका किसमें इंक्लूड होगी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को लीज पर देकर जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है दैट विल बी कवर्ड अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दैट इज द ब्रॉड मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें से नोट वोट करने की इतनी कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, Ministry of New and Renewable Energy has enhanced share of allocation for fertilizer sector under the side program of National Green Hydrogen Mission from 5.5 lakh tons per annum to how much tons per annum of green ammonia। ठीक है, देखो भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, उस मिशन के अंडर एक प्रोग्राम चल रहा है, साइट प्रोग्राम। ठीक है, साइट प्रोग्राम के अंदर आपका जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या है सर ये साइट प्रोग्राम, ये क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो और अच्छे से आप समझ जाओगे। तो सवाल इतना है कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए शेयर है अंडर द साइट प्रोग्राम वो बढ़ा दिया गया है। पहले 5.5 लाख टन पर एनम था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है वो बताना है। सर दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हम कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर इज ये बढ़ाकर 5.5 था ना पहले, वो कितना हो गया 7.5 लाख टन पर एनम। ठीक है, चलिए ये फैक्चुअल डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन अपन ने उठाया है, यहाँ पर हमें बात करनी थी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये जो मिशन है कब लॉन्च हुआ था सर आपका, इट वाज लॉन्च इन जनवरी 2023। फिर उसके बाद आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। तो इस मिशन के तहत गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, देखिए जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जीज हैं या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हम ऐसी एनर्जीज को यूज करना चाहते हैं जिनमें कार्बन एमिशन ना हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं ताकि वो पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। इसी तरह से एज ए फ्यूल हम ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली है क्या, तीन तरह से हाइड्रोजन बनते हैं। ठीक है, उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे हम उन्हें तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन या फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रोलाइजर की मशीन होती है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ठीक है, उसको पावर देते हो, वो मशीन को आप पावर दे रहे हो। उस मशीन में हम क्या करते हैं, एक साइड से पानी डालते हैं, दूसरी साइड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, एक साइड से पानी, दूसरी साइड से हाइड्रोजन। वही जो आपका H2 है वो ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइजर एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम वाटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन में। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइजर को ये जो पावर मिल रही है इस पे डिपेंड करता है कि इसमें ये किस तरह का हाइड्रोजन है। मान लो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है, ठीक है, अब इसको जो पावर मिल रही है ये मिल रही है सर किसी फैक्ट्री से, कोयला बर्न करके इसको पावर मिल रही है। तो अगर कोल बर्न करके इस इलेक्ट्रोलाइजर को पावर मिल रही है, उससे आप हाइड्रोजन बना भी रहे हो, तो क्या मतलब है, आपने हाइड्रोजन बनाने में इतना सर क्या क्रिएट कर दिया, पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया।
तो इस तरह के हाइड्रोजन को हम क्या कह देते हैं, इस तरह के हाइड्रोजन को हम कह देते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, नेचुरल गैस को कन्वर्ट कर रहे हो हाइड्रोजन में और इसमें CO2 का एमिशन हो रहा है, दैट इज योर ग्रे हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर आप इसको एनवायरमेंट में छोड़ देते हो CO2 तो दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। अगर इसी हाइड्रोजन को पानी के अंदर स्टोर कर दो, सॉरी, जो CO2 एमिशन हो रहे हैं उसे पानी के अंदर स्टोर कर दो अंडरग्राउंड स्टोरेज में, तो दैट इज ब्लू हाइड्रोजन। और अगर आप यहाँ पर सोलर पैनल या किसी ग्रीन एनर्जी का यूज करके इस इलेक्ट्रोलाइजर को रन करते हो, फिर उससे वाटर से हाइड्रोजन कन्वर्ट करते हो आप, तो वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा ग्रीन हाइड्रोजन। यानी ग्रीन हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन जिसके प्रोडक्शन में किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। मुद्दे की बात ये है, ठीक है, ये वो हाइड्रोजन है जिसकी प्रोडक्शन में किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सरकार की कोशिश है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाए, उसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। अब इसी के तहत एक मिशन लॉन्च किया गया है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसको हम कह रहे हैं साइट प्रोग्राम। तो इसके तहत जो कंपनीज इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, या फिर जो ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर साइट प्रोग्राम। ठीक है, अब ग्रीन अमोनिया क्या है सर, ग्रीन अमोनिया भी वही होगा कि वो अमोनिया जिसकी प्रोडक्शन में किसी तरह का कार्बन एमिशन ना हुआ हो, दैट अमोनिया इज ग्रीन अमोनिया। अब ग्रीन अमोनिया किस लिए यूज होता है सर, आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर में। अमोनिया तो सर अभी तक हम यूज कर रहे थे, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन एमिशन हो रहा था, बट अब हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन अमोनिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज जो ग्रीन अमोनिया बना रही हैं या इलेक्ट्रोलाइजर बना रही हैं जिसकी मदद से हाइड्रोजन को, वाटर को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोडक्शन है इसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है अंडर साइड प्रोग्राम। ठीक है, तो दैट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड ग्रीन अमोनिया। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो कुल मिला के यहाँ पर एक बात समझ लेना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, दूसरा ये साइड प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि साइड प्रोग्राम किस मिशन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज एसोसिएटेड विद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंप्लीमेंट हो गई है। इस कानून के हिसाब से क्रिमिनल कोर्ट को जजमेंट्स डिक्लेयर करनी होंगी ट्रायल कंक्लूजन के कितने दिन के अंडर। ऐसे कई बार क्या होता था, मान लो कोई कोर्ट ने फैसला ले लिया, फिर वो उसको रिजर्व में रख देते थे कई कई दिन तक, तो रिजल्ट आ चुका है बट वो डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी जस्टिस डिले हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए इस कानून में मेंशन कर दिया गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसको रिप्लेस करके आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो भी जजमेंट्स होंगी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद किसी का, तो उसको विद इन हाउ मेनी डेज क्या कहते हैं, डिक्लेयर करना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। बताइए, अब जो नए ये आपके कानून आए हैं, ठीक है, तो इनमें इसी तरह के कुछ कुछ पॉइंट्स बीच बीच में आपके एग्जाम में बनते रहेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम में उसको डिक्लेयर करना होगा सर, उसको डिक्लेयर करना होगा 45 डेज में। ठीक है, विद इन 45 डेज। हाँ जी सर,
एक मिनट रुकिएगा, लेट मी चेक। हाँ, करेक्ट आंसर इज 45 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके जो भी सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक क्वेश्चन तो हमेशा ये रेडी कर रखना कि ये पूछ सकता है कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये किसको रिप्लेस करके आया है? तो इट हैज केम बाय रिप्लेसिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ऑलवेज रिमेंबर क्रिमिनल प्रोसीजर रिपोर्ट प्रोसीजर कोड 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 99। Who among the following has made history by becoming first player to pick up 2 hat-tricks and 2 in T20 World Cup? ठीक है, क्रिकेट में जिस इस तरह के रिकॉर्ड बनते रहते हैं, और पिछले साल का अगर आप ट्रेंड देखो तो इस तरह के क्वेश्चन स्पोर्ट्स के नाम पे आपसे पूछे जा रहे हैं। Who among the following has made history by becoming first player to pick up 2 hat-tricks in T20 World Cup? जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, राशिद खान, ग्लेन मैक्सवेल। करेक्ट आंसर बताइए। Who among the following has made history by becoming the first player to pick up 2 hat-tricks in T20 World Cup? तो करेक्ट आंसर इज पैट कमिंस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 100। Recently, who among the following has been awarded the Pen Printer Prize 2024 for being a writer of courage? Who among the following has been awarded the Pen Printer Prize 2024 for being a writer of courage? तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज, ये अवार्ड मिला है सर आपका अरुंधति रॉय जी को। ठीक है, एक बार इस प्राइज के बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना, ये नोट वोट करने की जरूरत नहीं, बस एक बार गो थ्रू करके निपटा देना। ठीक है, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, इसमें अवार्ड में कोई डिटेल नहीं पूछेगा, अवार्ड किसको मिला है उसका नाम पूछेगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 101। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दनादन कोई ना कोई कंट्री ज्वाइन कर रही है। ठीक है, 95, 96, 97, 98, 99 कंट्री तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक और कंट्री ने इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया, एंड दैट कंट्री हैज बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर। तो वो इनमें से कौन सी कंट्री है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, चिली। हाँ जी सर, Brazil, Argentina, Paraguay, Chile. Which of the following countries has become 100th country to join International Solar Alliance as a full member? Brazil, Argentina, Paraguay, Chile. Correct answer is Paraguay. ठीक है, अब ये पैराग्वे की अगर बात कर रहे हैं तो देखो, एपीपीएससी में जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है ना, वो इंपॉर्टेंट होती हैं एज फार एज एपीपीएससी इज कंसर्न। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हमेशा ध्यान रखिए कंट्री का, इजीली जो भी कंट्री न्यूज में आती है हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो ये जो कंट्री है सर आपका, ये आपको कहाँ मिलेगी? साउथ अमेरिका में। ठीक है, दैट इज योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बीचम बीच में आप देखोगे एक कंट्री है पैराग्वे। ठीक है, असुनशन इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक इंपॉर्टेंट अलायंस है क्योंकि इसमें
दो कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं उसमें से एक इंडिया है। ये जो अलायंस है इसमें मेजरली ये इंडिया का इनिशिएटिव है अलोंग विद द फ्रांस, ठीक है, अलोंग विद द फ्रांस ये भारत का इनिशिएटिव है। तो इसमें हमारा पर्पस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको इस अलायंस का पार्ट बनाया जाए और मिलके सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ठीक है, टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो उसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर इज गुरुग्राम इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इज गुरुग्राम इंडिया फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 102। एक मोबाइल एप्लीकेशन है ई साक्ष्य। A mobile based application is being tested to help police record the scene of crime, search and seizure in a criminal case and upload the file on the cloud based platform. This application is developed by which of the following organization? ठीक है, मतलब एक ऐप बनाई जा रही है जिसमें पुलिस वाले क्राइम सीन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है एक प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप कौन कर रहा है? सीमेट, एनआईसी, सी डॉट या अर्नेट। तो जनरली अगर आप देखोगे सी डॉट तो नहीं है सर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर आता है सर। सी डॉट ये रिसर्च काम करता है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस में ये रिसर्च का काम करता है। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा। और यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है तो डी क्या होगा। मटेरियल से भी रिलेटेड बात नहीं हो रही तो ए क्यों होगा। जनरली जो भारत सरकार की सी डॉट बताया, तो सी डॉट हम पढ़ चुके हैं सर, सी डॉट मैंने बताया था, टेलीकॉम रिसर्च की एपेक्स बॉडी है इंडिया में। सी डेक से कंफ्यूज कर गए होंगे आप लोग, सी डेक अलग है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो भारत सरकार में ज्यादातर आप देखोगे जो वेबसाइट और ऐप है वो कौन बनाता है? एनआईसी बनाता है। तो इसको भी किसने बनाया है? एनआईसी बनाया। तो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस को मॉडर्नाइज करने में ई साक्ष्य एक क्रूशियल टूल रोल प्ले करेगा। तो जो भी एविडेंस है उसको रिकॉर्ड और मैनेज करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 103। Recently, which of the following UT has become the first to achieve full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सर, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो which of the following UT has become the first to achieve full functional literacy under this program? लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर इज लद्दाख। अब ये स्कीम है क्या सर? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो दो स्कीम होती है सर, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट इन जनरली। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का, जैसे 15 साल से ऊपर के लोग जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से विदाउट एजुकेशन डेविएट हो गए हैं, तो उनको ये बेसिक जो लिटरेसी है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इतना लिटरेसी दे दी जाएगी कि बेसिक कैलकुलेशन कर लें, अपना नाम लिख लें या लिखी हुई चीज को समझ लें। तो 15 ईयर्स से ऊपर के लोग जिनके पास बेसिक लिटरेसी भी नहीं है उनको बेसिक लिटरेसी बेसिकली ये तो आपका जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
तो इसमें फुल लिटरेसी कहाँ अचीव हो गई है, वो फुल लिटरेसी अचीव करने वाला जो स्टेट है दैट इज आपका यूटी है, लद्दाख। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। Children in which of the following states will receive a school in a box in model relief camps to continue their education amidst the trauma of losing their homes or family members due to floods and landslides? Arunachal, West Bengal, Assam, Kerala. मान हुमान जी, वो तो देखिए जब तक वो ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चलेगा। तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूछ रहे हैं अमिज द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग देयर होम्स और फैमिली मेंबर्स ड्यू टू फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, ठीक है, तो रिलीफ कैंप के अंदर उन्हें स्कूल की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें बच्चों के लिए। तो ऑब्वियसली बात ये उसी स्टेट की बात हो रही होगी जहां पर अभी फ्लड्स लैंडस्लाइड्स देखने को मिले। तो करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। तो आसाम में जो फ्लड अफेक्टेड चिल्ड्रन है उनको स्कूल इन बॉक्स मिलेगा इन 167 रिलीफ कैंप, ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस यूनिसेफ डिजाइन मिलेगा जिसमें नोटबुक्स लर्निंग मटेरियल सारा एक व्यवस्था करके दी जाएगी। मतलब रिलीफ कैंप में स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर आपका की जा रही है, ठीक है। तो आज बस ये गिने चुने कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट हाँ ठीक है। यहाँ पर आके आपका जून वाला करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट जुलाई क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग जुलाई करंट अफेयर्स। तो जुलाई के क्वेश्चंस को सर हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस कर लिए दैट वाज द लास्ट ऑफ द जून। इसका जो पीडीएफ है, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका अपलोड हो जाएगा, तो वहां डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो को इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है सर। तो नेक्स्ट जब जुलाई का हम डिस्कस करेंगे तो जो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो वो जुलाई वाला ज्वाइन करिएगा। उसमें हम शुरू में बात कर लेंगे, हर महीने की पहली वीडियो जो होती है उसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं फिर अब जब जुलाई का हम स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। चलिए फिर यहाँ पर इसको एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।